बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ आप कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। ज़रा बाहर देखिए क्या नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। मानसून ने अपना रंग जमा दिया है और बादल बरस रहे हैं। इस वक्त लाहौर की सूरत हाल अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो इस वक्त जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं नदी नालों का मंजर भी पेश कर रही हैं। वो इस वजह से कि पूरा लाहौर जगह जगह से खुला हुआ है और उसकी वजह से फिर जो ट्रैफिक है उसकी रवानी शदीद मुतासर होती है। हम सब जो है ट्रैफिक में स्टक होकर ही इस वक्त जो है दफ्तर पहुंचे और आप देख सकते हैं मैं आज अकेली शो कर रही हूँ। हो सकता है कुछ ही देर में अली अनीक से मुझे ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो भी पिछले 1 घंटे से ट्रैफिक में स्टक हुए हुए हैं और ये सारी सूरत हाल चल रही है। आप विजुअल्स में आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरह की बारिश हुई है और बारिश ने मेरे ख्याल से कि ये जो काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का जगह जगह पे उसकी कलीग भी कहीं से खोल ही दी है, क्योंकि बज़ाहिर तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्पीडी चल रही थी, लेकिन हम सबको पता था कि प्री मानसून स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद मानसून है और अब जो सड़कें हैं वो जहाँ जहाँ से खुदाई की हुई है वो इंतहाई ख़तरनाक है। उन जो खड्डे हैं उनमें पानी भर जाएगा और फिर देखने में बहुत ज़्यादा जो बाइकर्स हैं ख़ास तौर पर उन्हें इस चीज़ की दिक्कत होगी और फिर बहुत सारे एक्सीडेंट खुदा न खास्ता होते हैं। और अभी भी अगर आप FC कॉलेज की तरफ से आ रहे हैं तो एक इसी तरह के एक गड्ढे में एक जो बड़ी बस है वो फंस चुकी है और उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी वहाँ शदीद मुतासिर हुई है। खैर अगर बात करें पंजाब में तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बरसात शुरू हो चुकी है और लाहौर में रात से बारिश का सिलसिला जारी है और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं तो वहाँ भी जलथल हो गया है। बादल बरसते ही आपको पता है कि एक और काम भी होता है और वो ये होता है कि बिजली की फराहमी मुतासिर हो जाती है और कई फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं और फिर हमें सफ़र करना पड़ता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, पिंड दादन खान, नथिया गली में भी मूसलाधार बारिश हुई है। फैसलाबाद की बात करें तो वहाँ भी कोई हालात मुख्तलिफ नहीं है, वहाँ भी सड़कों की यही सूरत हाल है और कई फिट पानी वहाँ पर भी जमा हुआ है। ट्रैफिक वहाँ भी मुतासिर है। खुशाब, जड़ावाला, नूरपुर, थल और कसूर में भी बादल बरसते हैं। आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई है। इसके साथ साथ दीगर जो बालाई इलाके हैं वहां भी बादल जमकर बरसे हैं और कल भी हमने आपसे बात की थी कि अगर आप जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज तो हमने आपको बताया था कि आपने एहतियात बरतनी है, क्योंकि मानसून का आगाज हो चुका है और जो महकमा मौसमियात की वार्निंग्स है, जो अलर्ट्स है वो आपने देख कर ही फॉलो करने हैं। तो जी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह करे कि ये जो मानसून है ये हमारे लिए दर्द-ए-सर ना बने और जो तामीराती काम जारी है वो जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। खास तौर पर जो सड़कों की जो सूरत हाल है वो थोड़ी बेहतर कर ली जाए, क्योंकि आगे जब ज़्यादा बारिश होगी तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल भी इससे जन्म लेंगे। इसके साथ साथ कई परवाज़ें भी मुल्क भर में ताख़ीर का शिकार हुई हैं इस वेदर की वजह से। और जनाब आपको पता है कि सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम का भी चांद नज़र आ गया है। नए हिजरी साल के आगाज़ पर होता क्या है कि गिलाफ़ काबा को तब्दील कर दिया जाता है। गिलाफ़ काबा की तैयारी में तकरीबन 11 माह लगते हैं और गिलाफ की तैयारी का जो पहला मरहला है पानी की फिल्ट्रेशन होती है उसमें, फिर उसमें धागों को धोया जाता है, खाम रेशम को आला मयार के स्याह रंग से फिर रंगा जाता है, जिसके बाद उसका कपड़ा रेडी किया जाता है और गिलाफ के कपड़े पर आयात की कढ़ाई की जाती है, जिसके लिए खास सोने और चांदी के धागे तैयार किए जाते हैं। तैयार वाले धागों को मुतालिका मयार के मुताबिक जांचने के बाद फिर उन्हें मुतालिका कढ़ाई मरकज में भेजा जाता है। खाना काबा के गिलाफ को मुख्तलिफ मराहिल में तैयार करने के बाद उसे मखसूस गिलाफों में लपेट कर कॉम्प्लेक्स से मस्जिदुल हराम में मुंतकिल करने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। किस्वा काबा खालिस रेशम के 47 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिस पर 24 कैरात सोने की तारों से 68 आयात कुरानी दर्ज हैं। किस्वा का जो मजमूई वज़न है वो 1415 किलोग्राम है। कल अज़ान मगरिब की फिर ये रूह परवर तकरीब हुई जिससे जो गिलाफ काबा है उसे तब्दील किया गया और क्या खूबसूरत मंजर था देखने के लिए माशाल्लाह से। और जनाब इसके साथ साथ ये जो सारी सूरत हाल हमने आपके साथ शेयर की है, वेदर की भी कर लिया है और नए हिजरी साल के हवाले से भी हमने बात कर ली है। अब ज़रा बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर की जानिब। तो जनाब अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आने लगे हैं और पैटर्न इन चीफ PT मुशावरत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर होने और माइनस इमरान खान की गूंज हमें सुनाई दे रही है। अलीमा खान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम ये लगाया है कि गंडापुर ने बानी को PTI से माइनस कर दिया। अगर KP असम्बली के अरकान बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाएं। इमरान खान को माइनस कर दिया गया, माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। मैडम KP के MP कहते हैं अली अमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं।
जितना सोचकर अलीमा खान साहिबा ने कहा है, ये एक वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं हुआ, बजट मंजूरी में अभी कुछ दिन बाकी हैं। बानी पीटीआई जो हुक्म करेंगे मानेंगे, असेंबली तहलील का कहेंगे तो वो भी कर लेंगे। वो मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है। बजट पास नहीं हुआ, बजट के पास होने में तो अभी 7 और भी दिन, कोई ऐसा पास नहीं हुआ। और ये खान साहब की असम्बली, खान साहब का वोट है, खान साहब का बजट, वो जैसे कहेंगे ऐसे। ये देखो, उधर गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया और वाज़े किया कि अगर बजट मंजूर ना कराते तो हुकूमत खत्म हो जाती और कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि केपी हुकूमत खत्म हो जाए। बजट की मंजूरी पर गद्दार और -1 की मुहिम चलाने वाले बानी चेयरमैन की सोच के साथ नहीं है। वो नादानी, बेवकूफ़ी या किसी के कहने पर किसी और की सोच को फरोग दे रहे हैं। और उधर सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने खुद को पार्टी के फैसलों से ही अलग कर लिया है। जुनैद अकबर ये कहते हैं कि बानी पीटीआई की हिदायत ही मौसूल नहीं हो रही तो कैसे फैसला कर सकते हैं। बानी की हिदायत नहीं थी तो बजट क्यों पेश किया गया? पार्टी क़यादत ने बानी की हिदायत के बरक्स ये फैसला किया क्यों? कोई चाहे भी खान को माइनस नहीं कर सकता। इससे पहले भी इदारों ने, हुकूमत वक्त ने, रियासत ने, सब ने कोशिश की इमरान खान को माइनस करने की। जो भी असम्बली में है, चाहे सूबाई असम्बली में हो, चाहे कौमी असम्बली में हो, ये सारे इमरान खान साहब के नाम के साथ आए हैं। अगर इमरान खान साहब का नाम नहीं होगा तो इसके लिए खुद माइनस हो जाएंगे। मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि मेरी रसाई नहीं है खान साहब से पहले 6-7 महीने से कि मुझे पता हो कि खान साहब का मैसेज क्या आया था कि बजट पास क्यों हो या ना हो, या पेश हो या ना हो, और उसकी वजूहात क्या आते। जब मुझे उस वजूहात की पता नहीं, उस बात की पता नहीं, तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि आया बजट। इसलिए मैं इस फैसले का भी हिस्सा नहीं रहा जो पॉलिटिकल कमेटी में फैसला हुआ, जो पार्लिमानी कमेटी में फैसला हुआ। अगर बानी का नाम इनके नाम के साथ से हट जाए तो ये खुद भी माइनस हो जाएंगे। जुनैद अकबर साहब ये कह रहे थे। ये सारी सूरत हाल है जी। बात करनी हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़िया कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, सुबह खैर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से पहुंचे? जी अल्लाह का शुक्र। रास्ते में आपको भी ट्रैफिक वही वाली? जी लाजमी बात है जो आपने खुद बताया कि एफसी कॉलेज के करीब जो है एक बस जो है वो खड्डे में गिर गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जो है वो जैम रही है, लेकिन मैं बर वक्त पहुँच गया हूँ। चले ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये तो मौसम की थोड़ी बात कर ली, सियासी मौसम की कुछ बात करते हैं। ये जो हम देख रहे हैं बयानात का सिलसिला जारी है, और जिस तरह से अलीमा खान साहिबा का बयान अभी आपने सुना और उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर का बयान आपने सुना, आपको क्या लगता है किसकी बातों में सदाकत है? और जितना सोच विचार करने के बाद अलीमा खान साहिबा ने कहा कि वाकई इमरान खान साहब माइनस हो गए हैं, तो आपको लगता है? देखिए, एक बात तो यह है कि पीटीआई का ये दाखिली बुरहान जो है कोई नया नहीं है। काफ़ी अरसे से हम पीटीआई के अंदर ये इख्तलाफात देख रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें कई तरह के ग्रुप बने हुए हैं। एक मुजामत कार का ग्रुप है, एक मफामत पसंद ग्रुप है, एक अलीमा खान का ग्रुप है, एक बुशरा बीबी का ग्रुप है, एक बैरिस्टर गौहर का ग्रुप बना हुआ है, फिर जुनैद अकबर आ गए तो उनका एक ग्रुप बन गया, अली अमीन गंडापुर है। तो ये ग्रुपिंग तो हमें पहले से नज़र आ रही है। अब मसला ये है कि अगर इमरान खान जो है वो एक बड़ी तहरीक चलाना चाहते हैं अपनी रिहाई के सिलसिले में, अपने साथियों की रिहाई के सिलसिले में, लेकिन पार्टी जो है वो लगता है ऐसे जैसे किसी एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार नहीं है। और उसका नतीजा ये है कि जो पीटीआई की इस वक्त जो बाहर बैठी क़यादत है उनके दरमियान और कारकुनों के दरमियान भी एक अदम एतमाद है। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो पीटीआई ने तहरीक चलाने की बात की थी उसका मंजर कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब मामला क्या है? पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर मुसालतकार जो हैं वो ज़्यादा गालिब नजर आते हैं। अली अमीन गंडापुर भी हैं, बैरिस्टर गौहर भी हैं, ये सब लोग चाहते हैं कि मफाहमत के साथ आगे बढ़ा जाए। अब बजट तो देखें एक डॉक्यूमेंट है, उसके बगैर आप हुकूमत चला नहीं सकते। उसको तो पास करना है अपने मुकर्ररा वक्त में। अब ये कहना कि जी कि बजट पास नहीं होगा तो इसका मतलब है आप हुकूमत नहीं करना चाहते, फिर आप असम्बलियों से इस्तीफे दे दें, असम्बलियों को तहरील कर दें, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है। लेकिन उसका भी फ़ायदा क्या होगा? नए इंतखाबात होंगे तो क्या आप इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? अगर लेंगे और जीत के भी आ जाते हैं तो फिर यही सूरत हाल होगी। इसलिए पीटीआई को एक बात सोचनी होगी कि अगर उसने सिस्टम के अंदर रहना है तो उसको फिर ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सिस्टम के अंदर रहते हुए जरूरी है। बजट एक इंतजामी मसला है, आप वो उसको पास होने दें। आपकी जो तहरीक चलनी थी जो नहीं चल पा रही, आप उस पर सोचें कि पार्टी के अंदर वो कौन से लोग हैं जो तहरीक को चलाने में तैयार नहीं है और कौन से लोग हैं जो तहरीक चलाना चाहते हैं लेकिन उनको स्पेस नहीं मिल रही। तो ये मुझे लगता है कि पीटीआई के अंदर जो दाखिली बुरहान है वो बहुत बढ़ गया है। अब अली अमीन गंडापुर को वजाहत देनी पड़ रही है। दूसरी बात देखिए, एक बात ये मैं बताऊं, ये जो -1 वाली बात है ना, ये हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी देखी थी, नहीं हुई थी।
हमने नवाज शरीफ साहब के बारे में भी देखी, नहीं हुई थी। इमरान खान के बारे में भी देख रहे हैं, ये होगी नहीं। उसकी एक वजह है, पाकिस्तान की जो सियासी जमातों का जो डायनामिक्स है वो एक फर्द के गिर्द घूमते हैं और वो फर्द ही इंपॉर्टेंट होता है। आज आप नवाज शरीफ को निकाल देते हैं तो मुस्लिम लीग के ऊपर शहबाज शरीफ की कोई गिरफ्त नहीं होगी। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी में बेनजीर भुट्टो थी, वो नहीं रही, तो जरदारी साहब आ गए। अब इमरान खान को माइनस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो इमरान खान की वजह से हैं और इमरान खान का वोट बैंक है, इमरान खान मैटर करते हैं। अगर आज आपको लगता है कि वो माइनस हो सकते हैं तो आप उनको छोड़ दें, पता चल जाएगा कितने माइनस होते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। इसलिए पार्टी तो अभी इंटैक्ट रहेगी इमरान खान के करीब। अब बहुत से लोग कहते हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब जब रिहा हो जाएंगे शायद वो पार्टी की कमांड संभाल लेंगे। देखिए जो नंबर 2 होते हैं ना वो हमेशा से नंबर 2 ही रहते हैं। मखदूम अमीन फ़हीम को देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब को देख लें, एहसन इकबाल को देख लें, ये पार्टी के नंबर 2 हैं, इन्होंने नंबर 2 ही रहना है। ये नंबर 1 नहीं बन सकते। तो इमरान खान की मौजूदगी में तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन जब इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो पार्टी तो उनके गिर्द ही घूमेगी और आज भी उनके गिर्द ही घूम रही है। बिल्कुल ठीक। जिस तरह से अभी आपने भी कहा, बैरिस्टर सैफ भी यही कह रहे हैं कि बजट मंजूरी को जो है वो माइनस जो इमरान खान है उसके साथ जोड़ना बड़ा गलत है। अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि जो लोग साजिश कर रहे हैं -1 वाली और वो चाहते हैं कि ये जो केपी हुकूमत है ख़त्म हो जाए और वो किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उनका इशारा किसकी तरफ? देखिए उनके भी इख्तलाफात हैं। KPK के अंदर आतिफ खान वगैरह के साथ, जुनैद अकबर को भी वो पसंद नहीं करते, तो उनके अपने इख्तलाफात तो हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर का किरदार भी बड़ा मशकूक सा है। आप देखिए जितनी दफ़ा इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक चलाने की कोशिश की, अली अमीन गंडापुर मंजर से गायब हो जाते हैं। और जो KPK जहाँ PTI की सबसे बड़ी ताकत है वहाँ से वो लोगों को लाने में नाकाम हो जाते हैं, और जब लोग आ जाते हैं तो वो खुद गायब हो जाते हैं और ख़ुद फरार हो जाते हैं। और इसी वजह से बुशरा बीबी के उनके इख्तलाफात हुए, अलीमा खान के उनके इख्तलाफात हुए। पार्टी के अंदर बहुत से लोग उनको पसंद नहीं करते। अच्छा वो हुकूमत के अंदर हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में रहते हैं। अब आप मुझे बताइए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की सूरत में कितना इमरान खान को रिलीफ दिलवा दिया, बैरिस्टर गौहर ने कितना इमरान खान को रिलीफ दिलवा दिया। तो वहाँ भी वो बात नहीं बन सकी जो वो चाहते थे, जो इमरान खान को रिलीफ मिल सके। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर जो है वो अब काफी मुतनाज़ा हो चुके हैं पार्टी के अंदर। तो ये लगता है ना सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर कोई ओहदे के लिए ही लड़ रहा है। लेकिन पार्टियों के अंदर लड़ाइयां तो ओहदों के लिए होती हैं। अब PTI के अंदर मसला ये है कि जो पार्टी के चेयरमैन है, तो ये हमेशा से कहती है कि वो बाकी सियासी पार्टियों से देखिए ना, कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमारे यहाँ तो PMLN भी एक जमहूरी जमात है, पीपल्स पार्टी भी एक जमहूरी जमात है, लेकिन वो खानदानों के गिर्द घूम रही है। लेकिन एक चीज देखें ना, अभी पीपल्स PTI के चेयरमैन जो है इमरान बानी PTI वो अंदर है, शाह महमूद कुरैशी अंदर है, चौधरी परवेज लाई खामोश हैं, ये पार्टी के मरकजी अहदेदार थे ना, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी अंदर है। तो अब ये जो बात की क़यादत 9 मई के बाद आई है, ये तो चाहेंगे ना कि इनकी क़यादत बरकरार रहे। तो ये तो खुद भी चाहते हैं कि अपनी क़यादत को मेंटेन करने के लिए पुराने लोग पीछे रहे। इसीलिए मुझे लगता है कि जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि जो असल कुर्बानी देने वाले लोग थे वो तो अभी पीछे हैं। अब जो लोग बाद में आए वो लीड कर रहे हैं, लेकिन वो लीड इस तरह से कर रहे हैं कि PTI को फायदा नहीं पहुंच रहा, उसका नुकसान हो रहा है। और ना वो पार्लियामेंट के अंदर कोई मौसर किरदार अदा कर रहे हैं, ना वो सड़कों के ऊपर कोई मौसर किरदार अदा कर रहे हैं, ना उनकी मुगला टीम को। साजी का फुकदान है या फिर क़यादत का फुकदान है? मेरे नजदीक तो क़यादत का फुकदान है। और इस वक्त बैरिस्टर गौहर जो है वो पार्टी को लीड करने में नाकाम हुए हैं, अली अमीन गंडापुर पार्टी को लीड करने में नाकाम हुए हैं, अलीमा खान तो पार्टी के अंदर है नहीं उस तरह से, वो तो अपने भाई की वजह से इस वक्त मंजर आम पे आती हैं और उनकी स्पोकमैन बन जाती है, लेकिन उनके पास तो कोई पार्टी होता नहीं है और ना वो पार्टी की बकायदा रुकन है। हाँ। इसलिए ये चीज़ अब पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ जो है वो इतनी बढ़ गई हैं कि अगर PTI ने इसका सद्भाव नहीं किया तो ये पार्टी जो है वो और ज्यादा इंतशार का शिकार होगी। अच्छा, तो अलीमा खान साहिबा का भी आपने यही जिक्र किया, तो बात यही की जाती है बार बार कि उनके पास कोई फिलहाल पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, ना वो सियासत में है। वो एक तो बानी PTI की जो बहन है और इसके अलावा वो जब मुलाकात करके आती हैं तो वो डेफिनेटली बात करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए? उन्हें बाकायदा तौर पर सियासत में आ जाना चाहिए ताकि मामलात को वो बेहतर तरीके से? ये फैसला तो खैर उन्होंने करना है, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अलीमा खान जो है, सारे लोग उठाते हैं उनके इस तरह से बात करने पे और पार्टी के मामलात में इंटरफेरेंस। देखिए सलमान अकरम राजा साहब सवाल उठाते हैं ना, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि लीड जो है वो अलीमा खान करें, इसलिए वो भी एक फ्री के तौर पे तो मौजूद हैं। लेकिन अभी तक इमरान खान ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि उनको कोई ओहदा दिया जाए, या उन्होंने कोई फैसला किया कि वो ओहदा लेना चाहती हैं। आगे जाके हो सकता है वो किसी ओहदे के अंदर आ जाएं, किसी पार्टी को बाकायदा फॉर्मल ज्वाइन कर लें, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि PTI के अंदर जो इस वक्त ओहदों की लड़ाई
ओहदों की पर तकसीम जो है उसका जो इंतशार है, मुज़ामत करनी है नहीं करनी है, सुलह करनी है एस्टैब्लिशमेंट से नहीं करनी है, और ये -1 फार्मूले जो चलाने की बातें की जा रही हैं, उससे पीटीआई का दाखिली शराजा जो है वो काफ़ी बिखर गया। अच्छा। ये बात एक रियलिटी की है, और जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते ये पार्टी उस तरह से इंटैक्ट नहीं हो सकेगी जैसे पहले इंटैक्ट थी। अगर इमरान खान अंदर रहते हैं तो फिर इसका मतलब है पार्टी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले जो हैं वो अपनी अपनी कहानियां सुनाकर पार्टी के अंदर इंतशारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हमेशा एहतजाज का बड़े अरसे से कह रही है करेगी, एहतजाजी तहरीक शुरू करने का कहा जा रहा है, एक तो ये कि ये कब शुरू होगी, और अगर ये शुरू की जाती है तो आपको क्या लगता है किसको लीड करना चाहिए? पिछली बार तो हमने देखा था कि बुशरा बीबी ने जिस तरीके से वो लोगों को लेकर निकली थी या वो लीड कर रही थी एक अली अमीन गंडापुर के साथ, आपको लगता है कि अलीमा खान साहिबा को पार्टिसिपेट करना चाहिए? बानी पीटीआई ने तो अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर गोहर को तहरीक से बाहर निकाल दिया और कहा था कि आप वजारत आला चलाएं, और उनको कहा कि आप पार्टी के तंजीम में मूड चलाएं, और सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम और बाकी लोगों को कहा कि आप तहरीक पे फोकस करें। फिर बाद में जंगों के मामलात हो गए, पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात, फिर ये ईरान इसराइल तनाज़ा, तो वो तहरीक तो अभी ठंडी पड़ गई है। उन्होंने खुद 2 हफ्ते के लिए मौका कर दिया, लेकिन अगर 2 हफ्ते भी गुजर जाएं और आप तहरीक चलाने की बात करें और इसी दाखिली इंतशार के अंदर अगर तहरीक चलाने की बात करेंगे तो वो तहरीक कैसे चलेगी? और फिर जब एक आधे लोग चाहते हैं कि तहरीक चले, आधे लोग चाहते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से सुलह करनी है, तब भी तकसीम है। अब कारकुन कहाँ जाए, कारकुन किधर देखें? क्योंकि कारकुन तो पहले भी बाहर निकले थे ना, लेकिन क़यादत गायब थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि तहरीक चलाना पीटीआई के लिए सड़कों पर अब इतना आसान काम नहीं है जितना इमरान खान साहब या बानी पीटीआई समझते हैं। उसके लिए पहले पार्टी के जो अंदर के मामलात हैं उसको दुरुस्त करना हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और खासतौर पर जो पाकिस्तान तहरीक सियासत है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी, और आप देख सकते हैं कि अली अनीक सैयद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फाइनली पहुंच गए हैं बारिश से बच के। अली खैरियत से पहुंच गया? बिल्कुल, मैं खैरियत से पहुंच गया, और आपने बिल्कुल भी बारिश को बदनाम नहीं करना, ना ही पानी को, क्योंकि अभी सड़कों पर हाल दुरुस्त है, लेकिन SNGPL की जानिब से जो है इजाज़त दी गई है सड़कों की खुदाई की, जिसकी वजह से ये एक बस उसमें फंस गई थी और उसकी वजह से रोड ब्लॉक था, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला बना। अल्लाह करे कि ये जो मैंने पहले भी यही कहा था कि ये जो मानसून है वो दर्द सर ना बने, सबके लिए आसानियां हो। चले जी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तानी फुटबॉल के खिलाड़ियों की। तो जी हाँ, आप हैरान तो हुए होंगे, लेकिन आपकी हैरानी दूर किए देते हैं कि फुटबॉल में भी पाकिस्तानी टैलेंट पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। और बुल्स FC जो क्लब है पाकिस्तानी, उसके कम उम्र खिलाड़ियों ने अजरबैजान में होने वाली बाकू इंटरनेशनल चैंपियनशिप में धूम मचा दी है। बाकू इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी अंडर-16 फुटबॉल टीम ने सिल्वर, जबकि अंडर-12 फुटबॉल टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। और गुज़िश्ता दिनों ये खिलाड़ी मलेशिया में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए थे, और बिलाशुबा इन कम उम्र खिलाड़ियों में इतना टैलेंट है कि ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम का हिस्सा बनकर फुटबॉल में पाकिस्तान की पहचान जरूर बनेंगे। मजीद उनके कोच मुदस्सिर मुख्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे दोनों कैप्टन भी हमारे साथ मौजूद है। बगैर किसी तवक्कुफ के उनसे ही बात कर लेते हैं। बिल्कुल मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ उमैस अजहर बाजवा जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं, अंडर-16 सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं, इस वक्त पहना भी हुआ है। और उसके साथ साथ अयान हमीद हैं हमारे साथ जो कि अंडर-12 हैं, और अंडर-12 जो टीम है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है। तो कांग्रेचुलेशन सबसे पहले आप दोनों कैप्टन्स को कि आपकी टीमें जो हैं वो मैचेस जीत कर आई हैं। और मुदस्सिर साहब से शुरू करते हैं। मुदस्सिर साहब, आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप ले रहे हैं एक ऐसी गेम को प्रमोट करने के लिए जो बहुत ज़्यादा तरवीज चाहती है अभी हमारी सरजमीन पर, तो आपने कब से इसका इरादा किया और बुल्स FC कब से जारी है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और आई स्टार्ट दिस जर्नी बैक इन 2016। मैंने 5 बच्चों के साथ स्टार्ट किया था, जस्ट विद दिस ड्रीम टू रिप्रेजेंट द कंट्री एंड दिस बैच समवेयर ऑन इंटरनेशनल लेवल। सो फाइनली हमने सबसे पहले मलेशिया के अंदर इन दिस ईयर फरवरी के अंदर रिप्रेजेंट किया था अपने क्लब को और अपनी कंट्री को, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम दोनों कैटेगरीज़ के अंदर गोल्ड मेडल विन करके आए थे। वी वर द चैम्पियंस इन बोथ कैटेगरीज, और दिस वाज आवर सेकंड टाइम दैट वी वर रिप्रेजेंटिंग आवर बैच ऑन एनी इंटरनेशनल लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी हम सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। तो आइडिया सिर्फ जिससे आपने भी मेंशन किया है कि ये गेम बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती है हमारी कंट्री में,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक क्रिकेट ओरिएंटेड नेशन हैं, विच इज़ अ फैक्ट जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस हद तक अब इस गेम को प्रमोट कर सकते हैं अपने ऑन पे कुछ लोगों की सपोर्ट से, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उमेश, आप बताएं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा इस बार बाकू इंटरनेशनल चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस कैसा? आई मीन ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल इवेंट का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, आपको लाइक टैक्टिक्स सीखने को मिलती है डिफरेंट, you get to interact with different players, and as a captain it's a responsibility on your shoulders to carry your team and represent your nation. That's the biggest thing. And yes, बिल्कुल ठीक। तो अयान, आप बताइएगा कि आपने अपनी टीम को कैसे फतह दिलाई और कुछ प्लान, कोई एक गेम प्लान लेकर गए थे कि आपने यहाँ तक पहुँचना है? So when we started off, we lost our first match and our team's motivation was down. But I, as a captain, I gave everybody the hope, the determination that we can win. And alhamdulillah, we brought the bronze medal home. And tactics भी थोड़ी मुश्किल थी because the opponents were also hard. That's why we drew one and we won one match too. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एंड वी आर वेरी ग्लैड कि आप लोग जीत कर आए हैं, और अगर मेडल्स ना भी लेकर आते तो इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का ये एक एक्सपीरियंस अलग होता है। मुदस्सिर साहब, आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में फुटबॉल को लेकर ख़ास तौर पर, जिसको अब हम देख रहे हैं कि अब बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका भी इंटरेस्ट इसमें अब किसी हद तक डेवलप हो रहा है और किसी हद तक इसको एक गेम के तौर पर खेला भी जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? जहाँ तक टैलेंट की बात की जाए तो आई वुड से कि हमारा हर फील्ड के अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट दैट टैलेंट कैन नॉट गो एनीवेयर विदाउट द राइट गाइडेंस, विदाउट द राइट पाथवेज, सो दैट इज़ द मेजर मिसिंग। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मेजर लैक करता है हर जगह पे। अगर हम अज़रबैजान की ही बात करें तो देयर पर कैपिटा इनकम इज़ लाइक वे लोअर देन अस, बट इफ़ यू लुक एट देम एज अ नेशन दे आर फार 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 अवे फ्रॉम अस। सो वो एज अ नेशन जो चीज़ है, आई गेस दिस इज़ समथिंग वे वी नीड टू इम्प्रूव फर्स्ट rather than focusing on any one field. So we are lacking on those basic grounds, जिसकी वजह से हम हर चीज़ में बहुत पीछे हैं। तो टैलेंट को ऊपर ले जाने के लिए आई वुड से वी नीड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वी नीड टू ब्रिंग इन द लीग्स, वी नीड टू ब्रिंग इन मोर स्ट्रक्चर, वी नीड टू ब्रिंग इन मोर मॉनिटरी थिंग्स स्पॉन्सर्स की शेप में या किसी भी तरह से। तो टैलेंट तो बहुत है, अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट से ज़्यादा इस वक्त फुटबॉल हो रहा है हमारी कंट्री में, जस्ट टू मेंशन। लेकिन अगेन उसको उस तरह से आपको अगर स्क्रीन पे पूरा दिन शाहिद अफरीदी देखने को मिलेगा, अगर आपको सिर्फ शाहीन अफरीदी देखने को मिलेगा, तो वाई वुड एनी पेरेंट इनकरेज द किड टू बी इन सम स्पोर्ट जिसको कोई नहीं जानता है। आपकी हॉकी की टीम अभी जिस तरह से फाइनल्स में पहुंची है, वी ऑल नो दैट, और उस फाइनल में पहुंचने से पहले नोबडी वाज अवेयर कि पाकिस्तान की हॉकी की टीम खेल रही है, कैसे खेल रही है, वो किस तरह से खेल रही है, वी ऑल। वैसे फतह से बहुत रिलेट करती है चीज़ें, क्योंकि अगर हमारी क्रिकेट टीम भी हारना शुरू कर देती है, लोग देखना बंद कर देते हैं। तो आपको जीतना ज़रूरी है, वो कहते हैं एक धमाके की ज़रूरत होती है दिखाई देने के लिए। तो मैं आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है बुल्स एफसी क्या ठीक कर रहा है जिसकी वजह से आप लोग मेडल्स जीत रहे हैं? look, इनका लाइक एक काफ़ी they want each and every student to succeed. It's not like कि किसी के पास कम कैपेबिलिटी है, किसी के पास ज़्यादा है. They polish every student's talent to, I mean, that's their best thing. And despite the background, which background they're coming from, we make sure that everybody is getting the equal opportunity. अच्छा अयान, आप बताएं कि पूरी ये जो आपका फुटबॉल जर्नी है, मुझे ये बताएं कि अभी तो आप छोटे से ही हैं, ये कब से आपने शुरू कर दिया? आपको शौक कब से पैदा हो गया कि भाई मैंने फुटबॉलर बनना है और मुझे इस तरह से इंटरनेशनल मैचेस भी खेलने हैं और नेशनली भी डेफिनेटली आप खेल रहे होंगे, तो कब डिसाइड किया? जब मैं था कोई 2 साल का, उस वक़्त मेरे पास फ़ुटबॉल बाबा ने भेजी, मतलब बाय करके दी मुझे। उस वक़्त से ही मेरा शौक़ है कि मैं फ़ुटबॉल खेलूँ। मतलब अंटिल द एज ऑफ 7 मुझे इतनी अच्छी नहीं आती थी, बट वंस आई वाज अराउंड 9 मैंने बुल्स एफसी ज्वाइन किया और तब से बहुत अच्छा फुटबॉलर है। तो मुझे आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कितना स्कोप मौजूद है इन बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे मकबूल तरीन खेल तो फुटबॉल है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि लोग अब ज़्यादा तवज्जो देना शुरू हो गए हैं और हम देख रहे हैं मुख्तलिफ फेडरेशंस फीफा से एसोसिएट होने के बाद जो है अब ज़रा तेज़ी से लोग जो है ना इस तरफ रुझान बढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि कितना स्कोप है इन लोगों के लिए इसको प्रोफेशनली परस्यू करने में?
I'll be very honest to answer this question. अगर आप स्कोप की बात करें तो किसी भी चीज़ का स्कोप नहीं है, और अगर आप अपने एफर्ट को देखें, हाउ मच यू आर विलिंग टू सक्सीड इन एनी फील्ड, यू कैन क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज़, यू कैन क्रिएट दी पाथवेज। तो जो भी इस चीज़ को परस्यू करना चाहता है एज अ करियर, उसके लिए फिर वो सब कुछ करना पड़ेगा जो वहाँ तक पहुँचने के लिए करना। हम में से ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं उस पॉइंट पे जाके जहाँ पे एक्चुअल सफ़र स्टार्ट होता है। तो स्पेशली हम इस एज ग्रुप के बच्चों को और पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी इस तरह की कोई उस तरह की फॉल्स होप्स नहीं देते हैं कि दे विल बी प्रोफेशनल प्लेयर्स, बिकॉज वी वांट देम टू pursue this at this age as a fun, जिस वजह से इन्होंने ये गेम खेलना स्टार्ट किया था, और हम इसी कल्चर को इनकरेज करते हैं अपने बुल्स एफसी के अंदर। डोंट जस्ट परस्यू इट कि आप इसको एज अ प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं, दैट कम्स नेचुरली अगर आप एक पॉइंट तक उस चीज़ को उतना कंसिस्टेंटली करते हैं, उसी इंटेंसिटी के साथ करते हैं, क्योंकि दे आर लेयर्स, सो मेनी लेयर्स। तो इस एज ग्रुप के ऊपर हमारा पर्पस इज़ जस्ट टू डेवलप देम फर्स्ट एज ए ह्यूमंस। हमारा बुल्स एफसी को जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई जस्ट हैड दिस आइडिया इन माई माइंड कि मुझे सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग दैट। सो प्रोफेशनली वी डोंट रियली इनकरेज दैट आइडिया फॉर देम एट दिस एज कि उसको उस तरह से देखें, क्योंकि अगर वो आ जाएगा इसी स्टेज के ऊपर तो देन दे कैन लूज द चार्म ऑफ प्लेइंग दिस गेम। So yes, there are opportunities. Yes, there is scope, but I don't think that this is the right age to pursue or to encourage that idea कि आप इसको उस तरह से pursue करें। Alright. अच्छा उमेश, आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस तो मैंने आपसे पूछा, सबसे टफ ओपोनेंट कौन था इस चैंपियनशिप में जो अभी करंट आप खेल कर आए? देखिए डिफरेंट टीम्स थी। इसका यूरोपियन फुटबॉल एकेडमी कुछ कहते हैं कि वो ज़्यादा टफ थी। कोई ऐसा मैच जिसमें आपको लगा हो कि बस कुछ हो सकता है, पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? फर्स्ट मैच था ये तो। ऑफ कोर्स देखिए आप एक नेशनल लेवल पे खेलते हैं, अपनी क्लब्स में खेलते हैं, और आप एकदम से एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्टेप अप करते हैं, और पहला मैच है आपका, लाइक देयर इज ऑडियंस सिटिंग, देयर इज प्रेशर, और उसके अंदर ऑफ कोर्स फिर ऐसा हुआ था कि वी लॉस्ट दैट फर्स्ट मैच, बट उसके बाद हमें मोटिवेशन भी मिली थी इन अ पॉजिटिव सेंस, तो देन अल्हम्दुलिल्लाह वी केम सिल्वर। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच आयान, थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर और उमैस, आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए, बुल्सआई की जो बुल्स एफसी की जो बुल्स आए हैं उनको जो है डिस्कस करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म जो हैं वो फुटबॉल की तरवीज कर रहे हैं, उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हुकूमती सतह पर भी चाहिए कि ये रास्ते खुलने चाहिए ताकि जो बच्चे हमारे हैं इसको प्रोफेशनली भी परस्यू कर सकें। और इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उसमें तो हिस्सा ले ही रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स के तौर पर भी उभर कर ये सामने आ सकें। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। मौसम की बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मॉनसून की बारिशें, उनके स्पेल्स शुरू हो चुके हैं, और एक बार फिर से बात करते हैं। बिल्कुल, मैंने पहला पार्ट इसीलिए मिस किया क्योंकि मैं मौसम का शिकार हो गया था आज। और अभी आपको बताते चले कि लाहौर में इस वक्त भी बारिश जारी है, और लाहौर के साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, और उसके साथ KP के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ बलोचिस्तान में तैयारी की जा रही है, वहाँ पर प्री मानसून की तैयारी है, और वहाँ पर भी बादल मंडला रहे हैं, किसी वक्त भी वहाँ पर भी स्पेल्स शुरू हो सकते हैं। तो जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है लाहौर की, उसके बारे में जानते हैं। अफजाल तालिब साहब हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर। अफजाल तालिब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप और कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं? शहर का हाल कैसा है? आज बिल्कुल जो है लाहौर में चूंकि जो है गुज़श्ता कई रोज से जो है शदीद हब्स और गर्मी का शिद्दत जारी था। आज दर्जा आदत काफी कमी आई, लेकिन हब्स की वजह से लोगों को शिद्दत जो है वो उसकी गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। लेकिन आज जो है मैं इस वक्त जो है जेल रोड पर मौजूद हूँ, एक पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पे लोगों की तादाद तो यहाँ मौजूद कम है क्योंकि बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे से जारी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि चूंकि हब्स की वजह से लोग खासे परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन आज सुबह से होने वाली बारिश जो है अब तक वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से शहरियों ने खासतौर पर सुख का सांस लिया है। मौसम भी जो है बड़ा खुशगवार हो गया। गर्मी का हब्स ने जो है वो बोगस निकाल के रख दिया बारिश ने, जिसकी वजह से शहरी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, चूंकि गर्मी और हब्स ने काफी परेशान कर रखा था। इसके वजह से महकमा मौसम और डिजास्टर मैनेजमेंट ने चूंकि ऑलरेडी जो अलर्ट जारी कर रखा था कि चूंकि जो है वो
25 से लेके जुलाई से लेके जो है जून से लेके यकम जुलाई तक उन्होंने शदीद बारिशों की पेशेनगोई की हुई थी। इस वजह से पेशगोई तो की भी है। अफजाल तालिब साहब, जरा मुझे ये बताएं कि इंतजामात की क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी किस तरह से मुतासिर हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि लाहौर जगह जगह से खुला हुआ है और उसकी वजह से फिर ट्रैफिक जैम हो जाती है जब बारिश होगी तो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, क्योंकि अगर बारिश का दौरानिया और कम वक्त में ज्यादा बारिश हो तो यही सूरत जो आप बता रही हैं वैसा ही होता है। लेकिन चूंकि सुबह से बारिश हो रही है, अब तक जो लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जो हुई है, अब तक जो है निस्टर टाउन के इलाका में जो है वो 47 मिलीमीटर सुबह 4 बजे से लेके अब तक वो रिकॉर्ड की गया। लेकिन चूंकि बारिश का दौरानिया तो लंबा है, लेकिन बारिश का हल्के हल्के अंदाज में कहीं तेज और कहीं तेज बारिश हो, हल्की बारिश हो, जिसकी वजह से पसमानदा इलाकों में चंद इलाकों में शायद कोई कहीं को हल्का फुल्का पानी जरूर खड़ा हुआ, लेकिन मेन शहरों पर पानी नहीं खड़ा हुआ, चूंकि अभी तक बारिश का वो तेज कम वक्त में तेज बारिश का सिलसिला नहीं हो सका। इसलिए जो इसमें से अभी जिंदगी रवा दवा है, नेचुरली बात है, चूंकि जो प्रोग्राम है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से पूरा शहर जो है खास तक गलियां जो कूचे वहाँ डेवलपमेंट का काम जारी है, उसकी वजह से प्री मानसून पहले शुरू हो चुका है। लिहाजा हुकूमत पंजाब की जानब से और कमिश्नर लाहौर की जानब से, सेक्रेटरी जो है हाउसिंग की जानब से हदायत जारी की है कि 1 जुलाई तक जो है वो तमाम तरक्याती काम बर वक्त जल्दी मुकम्मल किए जाएं, ताकि लोगों को मानसून से जो प्री मानसून शुरू है उससे लोगों को दुश्वारी का सामना होना पड़े। तो तरक्याती कामों के लिए डेफिनेटली बहुत स्पीड से काम पहले भी जारी था, हम इसका जिक्र कर चुके हैं। ये बताइएगा कि ऑल्टरनेट कोई रूट्स बताए गए हैं फिर आवाम को कि जिन सड़कों पर तामीराती काम जारी हैं वहाँ पर अगर ट्रैफिक की रवानी वहाँ मुतासिर हो रही है तो उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट रूट्स दिए जा रहे हैं लोगों को सफर करने के लिए? अच्छा, एक्चुअली बात यह है कि क्योंकि ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये बेसिकली जो है गली इलाकों में है, मेन शहरों पे चूंकि पहले बन चुकी थी, लिहाजा यहाँ लाहौर में इस वक्त सवाई जोहर टाउन के एरियाज के अलावा वहाँ पे चूंकि मुतअद्दिद बार जो है सड़क बैठ गई थी और गाड़ियाँ भी बल्कि बीच में जो है वो गिर गई थी, वो वहाँ चूंकि उन्होंने वहाँ थोड़ा सा मुतबादल रोड उन्होंने सर्विस रोड साथ जो है उनके साथ जोहर टाउन वाला वो उन्होंने साथ दे दिया, चूंकि LDA जो है शौकत खानम से लेकर अल्लाह चौक तक जो है वो सड़क तोड़ी गई है, लिहाजा उसके लिए मुतबादिल रोड सर्विस रोड दे दिया गया। लेकिन बाकी लाहौर के शहर के जो दीगर एरिया वो गली मोहल्लों में वो तोड़फोड़ का सिलसिला जारी किया और उन्होंने जिसको उन्होंने जो है 1 जुलाई तक उन्होंने कहा कि तरक्याती काम मुकम्मल करें, जो कि मेरे ख्याल से जो है वो कम चांसेस है कि 1 जुलाई तक काम मुकम्मल हो सके, क्योंकि अभी तक जो है वासा जो है वो तकरीबन 70-72% कर सका है, जबकि मेट्रो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर जो है वो तकरीबन 72-70-75% वो भी कर चुके हैं, 25% काम होना बाकी है। महकमा मौसमियात की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात ने ये इत्तला दिया कि आइंदा आने वाले 2-4 रोज में शदीद बारिशों का इम्कान है। के हवाले से तो अफजाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त सूरत हाल से आगाह किया है और पंजाब हुकूमत को भी चाहिए कि तरक्याती काम हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसकी प्लानिंग जरा प्रॉपर की जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये इत्तलात पहले से थी कि 25 से मानसून का आगाज हो जाएगा, तो अगली बार जब भी तरक्याती काम करें थोड़े 10 दिन पहले रख लेंगे तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी और जिस तरह से आज मैं भी लेट हुआ हूं तो ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक, टॉप ऑफ द आवर है, बहुत सी मुलाकातें करवानी अभी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले सुबह सवेरे सिरन किनारे चढ़ते हैं जहां पर वकार अहमद मलिक हमें हमेशा सब्जा दिखाते हैं और पानियों की रिमझिम दिखाते हैं, तो आज देखते हैं कि वो क्या दिखा रहे हैं। ओवर टू यू। असल में थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, काम चला लेंगे आप। बहुत अच्छा हो गया। यहाँ की भेड़ों में वो घंटियां गले में इतनी खूबसूरत चीज हुआ करती थी। आपकी कोई भेड़ होगी ना जो ज्यादा पसंद होगी, कौन सी वाली है? पास जाके बताओ। कभी कभार ये लगता है कि शायद ये टोबैको की इब्का ये छोटा पौधा है और ये एक तरह का है। आप मेरी नलायकी को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह सवेरे सिरन किनारे, मैं वकार अहमद और मेरे साथ मेरे रहनुमा सिरन वैली के वकास खान है और हम अब ये सफ़र जो है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। आज का जो सफ़र है वो कुली गाह से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कुली गाह में एक बड़ा खूबसूरत कैफ़े था महर और वहाँ हमने बड़ा अच्छा खाना खाया था। उसके बाद हम वहाँ से निकले हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फील्ड्स हैं, बहुत ही, और यहाँ जो पानी बह रहा है मुझे इकबाल की वो नज़्म जिसमें वो तस्वुर करते हैं कि जंगल में एक झोंपड़ी हो और वहाँ पे एक नदी बह रही हो और उसमें शाखें जो है वो डूबी हुई हो, ये बिल्कुल
वो वाला ऊपर से मंजर में नजर भी आ रही है डूबी हुई शाखें, और ये मंजर सरन में तो बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा करीब है ना, और फसल करीब है, दरख्त करीब है, सब्ज़ा बहुत है, लश ग्रीन है, और पानी तो अस खुद ज़िंदगी को पैदा करता है, तो जितना ज़्यादा वो उसको अपनी नेचुरल और अपने इकोसिस्टम के अंदर रहता है तो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। और हम जो मुसलसल सफ़र कर रहे हैं, इस सफ़र में मतलब आज तो आपके साथ मुखातिब होते हैं, एक जो हम अपने साथ यानी एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते रहते हैं, वो बड़े मज़े की गुफ्तगू रहती है, और यकीनन वो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, काफ़ी तनव्वुर है उसमें। और अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे, तो उसी तनाजुर में इस एपिसोड को भी स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, कुतुब खाना है, इसके अलावा फिर एक शोहरत भी होती है ना इलाके में, एक अमूमी सी एक शोहरत होती है कि एक फ़र्द है जो कि किताबों से मोहब्बत करते हैं। तो आपसे बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते होंगे यकीनन कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, एक बड़ा सवाल है अच्छे जो क्या कहते हैं मुतजस्सिस ज़हन का, तो आप उनको क्या जवाब देते हैं, क्या पढ़ना चाहिए? सवाल दो तरह के लोगों की तरफ से आता है, एक तो खुद स्टूडेंट्स की तरफ से और एक उनके पेरेंट्स या उनके गार्डियंस की तरफ से। स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही मशवरा रहता है कि आप पढ़ते रहा करें, पढ़ने से सीखने से मोहब्बत पैदा करें और उसको अपना ओढ़ना बिछौना बनाएं, कतई नज़र इससे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप कुछ भी सीखेंगे वो आपको इनलाइटन करेगा, वो आपको बेहतर करेगा। पेरेंट्स जब पूछते हैं या इस तरह गार्डियंस या बड़े कुछ अगर इस तरह की डिस्कशन में ये सवाल आ जाए, तो उनके सामने मेरी गुजारिश होती है कि आप बच्चे की दिलचस्पी को या उसके अपने इंतखाबात और चॉइसेस को मद्देनज़र रखकर उसे पढ़ने दें। अलावा अजी ये तो एक फॉर्मल एजुकेशन है, उसके अलावा पढ़ने का एक शौक़ बच्चों में जो भी हमें मिलते हैं उनके साथ ये बातचीत चलती रहती है कि किताब पढ़ा करें, बस सिर्फ टेक्स्ट बुक पर महदूद ना रहें, किताब पढ़ें, को लिखा हुआ पढ़ें, जहाँ पर भी आपको मिले सुने। को सब कुछ पढ़ना चाहिए, और फिर आपको अपनी सलाहियत पे, इंसानी ज़हन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो दलाइल पे मबनी हुई चीज़ों को मुंतखब आखिरकार वो आपको सही मंजिल पे पहुँचाएगा, लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए। और अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ लें जो कि बहुत ही गैर मंतकी ऐसा वाले से भी हैं, तो वही आपको मंतक या अकली जो मामला है उसकी अहमियत से भी उजागर करेगी ना, क्योंकि आपने वो एब्सर्डनेस पढ़ रखी होगी। उस एब्सर्डिटी से नहीं गुजरेंगे, सीधे ही आपको कोई, आप समझते हैं कि टीनेज में आपको कोई बहुत हार्डकोर फिलॉसफी इस तरह दे देंगे, तो आपको एहसास नहीं होगा कि जो दूसरी तरफ फैला हुआ मामला है वो क्या है। तो खैर सफ़र जारी रखते हैं, और कुल्ली गाह से हम आबा स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हम फसलों से होते हुए मेरे फिर सड़क पे जाएंगे, या दरिया के साथ ही होंगे? थोड़ा सा हमें सड़क की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा आगे करके फिर डाडर का एरिया आ जाएगा। तो डाडर की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। ये पहले कौन सी है? ये गोभी लगी हुई, फूल गोभी। मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे शायबा होता है जैसे मैं बहुत जल्दी से ना सीख रहा हूँ सरन वैली में चीज़ों को, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत प्रोसेस स्लो है, क्योंकि पहली एपिसोड में मैंने आपसे यही पूछा था, तो आपने कहा था ये गोभी और फूल गोभी है, और मैं अपनी टोबैको को और इसको कंफ्यूज कर देता हूँ। उसका भी पत्ता बड़ा लंबा होता है, इसका भी इसी तरह होता है, और वो भी इस तरह बेड्स में अलग अलग करके लगाया जाता है, एक एक पौधा करके। ये भी एक एक अलग अलग पौधा होता है इसका। तो अगर दूर से आपको एग्जैक्टली आइडिया ना हो, तो कभी कभार ये लगता है कि शायद ये टोबैको की इतना ही छोटा पौधा है और ये एक तरह का है। आप मेरी नालायकी को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको मेरा अपना जो पस मंज़र है उसमें तो ज़िंदगी जो मेरी छोटा जब मैं था तो पगडंडियों पे ही गुजरी है। जी पगडंडियाँ भी, खैर पगडंडी तो एक और चीज़ होती है, ये जो दो खेतों के दरमियान में जिसे हम बन्ना कहते हैं, बन्ना हाथ कहते हैं, तो खेत पट्टा, ये बन्ना, ये हमारी लोकल लैंग्वेज जो फील्ड होगी इसको पट्टा कहेंगे, पट्टा कहते हैं, एक खेत पट्टा। हाँ। यानी अगर कोई बंदा ज़मीन की तकसीम करे और मुझे दोस्त समझते हुए ये कहे कि पट्टे मैंने अपने पास रख लिए और बन्ने तुम्हें दे दिए, तो मुझे इस धोखे में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, मुझे अब इस टर्म्स का समझ आ गई है। और आप सब्जी की बात कर रहे थे, उस पत्ते में जो पीछे हमने देखा और इस पत्ते में देखें, ये भी गोभी है, वो भी गोभी है, ये बंद गोभी है, वो फूल गोभी है।
ओके, अच्छा ये फूल गोभी जो है ना ये कंफ्यूज करती है, ये तो बहुत नुमाया, मतलब इवन शहरों में भी कहीं कहीं नजर आ जाती है जी। तो अच्छा ओके फाइन, इसका मतलब वो पत्ता कंफ्यूज कर, वो पत्ता है, मैंने रट लिया, अब याद कर लिया। यहाँ की भेड़ों में वो घंटियां गले में इतनी खूबसूरत चीज हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत एक मौसीकी। हाँ हाँ, साथ साथ अब जब से हर तरफ चीज़ों की ऑटोमेशन आ गई है ना जी, मतलब चीज़ें फार्म बन गया है, वो सारी चीज़ें। हाँ जी। एक होता था कि आप एक पालते थे और पूरे प्रोसेस होता है, बिल्कुल उसमें सारी बात है, ये मोहब्बत का एक इजहार समझें या भेड़ कहाँ पे है उसका एग्जैक्टली, दोनों चीजें इसमें थी, मोहब्बत का इजहार भी और आप घर में हैं, आपकी नजर से ओझल है लेकिन आपको आवाज आ रही है कि भेड़ आसपास है, और अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो फिर आप कॉन्शियस हो जाता है। इसने बांधी है, इसने बड़े मजे की है भी बहुत खूबसूरत बनी हुई पीतल की। ब्रेकफास्ट में हम इनके सॉरी अच्छा भला ये खाना खा रही थी। यहाँ कोई पगडंडी ऐसी नहीं है जहाँ पे पुदीना ना जी, बिल्कुल वाइल्ड है और उससे कहीं ज्यादा खुशबूदार है, ये तो बहुत ही शदीद खुशबू घूमते फिर अभी यहाँ वैसी ही खुशबू जी हाँ। पत्ता तो तोड़ के यूं करें तो वो तो फिर एक और तरह बहुत ही इंटेंस है। ये छोटा शेफर्ड चरवाहा बच्चा है, क्या हाल है? ये बेड़े किसकी है? आपकी है? आपका नाम क्या है? अबाश है। आपकी कोई भेड़ होगी ना जो ज्यादा पसंद होगी, कौन सी वाली है? पास जाके बताओ मुझे, आप पास जाओ, हाथ रखो ताकि हमें पता चले कि इनकी सबसे फेवरेट भेड़ कौन सी है। जा रहे हैं, बहुत सारी भेड़ें हैं और यहाँ पहुंच गए। अच्छा, वाह 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 वाह, आप जो कह रहे थे घंटी जो है मोहब्बत का इजहार है। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी इतने भेड़ों में अगर उन्होंने किसी के गले पे घंटी, किसी भेड़ में तो जहरी बात है वो कोई, और उसने अपनी फेवरेट भेड़ की गला जो है गले में घंटी बांधी हुई है। ये पूरी एक जिंदगी है ना यहाँ पे। फसल कटा, आपका जानवर, आपका मवेशी यहाँ पे चल रहा है साथ, अब दूसरी तरफ देखिए तो वो फसल काट रहे हैं, आपका वो खाली भी हो रहा है, इन्हीं का जो गोबर वगैरह है वो खाद भी बन रहा है, साइकिल पूरा चल रहा है। कारखाना कुदरत कह रहे हैं, खूबसूरती और फिर जमाल। कारखाने की ये शक्ल कितनी खूबसूरत थी, क्या थी, फिर क्या ही थी। फिर जो हमारा कारखाना आया तो बस वो फिर एक और तरफ हम चले गए, हम किसी और तरफ निकल गए। आज तो हमें एहसास हो रहा है सही बात, हमने कहीं कोई तबाही वाला रास्ता इख्तियार कर लिया। सही बात। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? कैसे गन्ना काट रहे हैं? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम छोट, क्या? हाँ अस्सलाम वालेकुम। लगा हो गई है कटाई शुरू? हमारी तरफ होता था कि जो राह गुजर पे रास्ते में जो भी सीधा रास्ता था ना, उस रास्ते में से गुजर रहा होता था ना तो वो एक खास किस्म का जुमला था, बरकत होवे, बरकत हो, अमीन। हाँ, अमीन ये यहाँ पर कहते हैं। हम कहा करते थे कि अल्लाह करे से ये नहीं है, अल्लाह करेगा। तो ये एक बिल्कुल सेट जुमला था जी। और आपके साथ ये भी मालूमात में इजाफा करते चाहूँ कि मैंने बेहद गंदम काटी है। अच्छा, दादा के साथ, हाँ अब तो मैट्रिक उसके बाद तक गंदम काटी है और मुझे हम अच्छा उसकी जो इसकी जो खास काटती हुई इसकी जो खुशबू, वो तमाम चीज़ें जी, और क्योंकि हमारी तरफ टोटल थ्रेशर आ गया, टोटल मशीन आ गई। मैं चाहता हूँ आपको मैं डेमो दूँ गंदम काट, लेकिन अब बहुत अरसा हो गया मुझे नहीं काटी। अच्छा, लेकिन फिर भी एक आप क्यों नहीं इनसे दरांती लेते हैं तो एक दो चार तीले थोड़ी देर के लिए। अभी आपके पास थी ना, एक मिनट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। गंदम काटने में जिसका जितना बड़ा हाथ होता है ना, और जितना वो कर ज्यादा ले सकते, और तीला नीचे नहीं गिरना चाहिए। वो कोई साथ वाला जो बंदा है वो फिर बहुत बुरा समझता है कि ये कैसा किसान है, ये कैसा ये जमींदार है जी कि जिसमें उसमें तीले गिरे हुए हैं। ये दोनों काम अब हो गए, ठीक है। असल में थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, काम चला लेंगे आप। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ये अब हम आपका थोड़ा सा हम मदद कर सकते हैं, ये दो। बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या? इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन में और पहले हम काटते रहे इसी तरह, बस फिर वो टाइम तब्दील हो जाता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। वो ना जब आप गंदम काट रहे होते हैं, एक तो जब नीचे से अगर कोई उखड़ती है ना जी, एक मिट्टी की खुशबू,
गंदम की अपनी और वो तमाम चीज़ें नॉस्टैल्जिया, हाँ नॉस्टैल्जिया रिकॉल हुआ है क्या कहने। और मैं आपको यकीन करें कि ये एक ऐसा जज्बाती मामला था, क्योंकि दादा के साथ ज़्यादा जी रहा भी, उन्हीं के साथ गंदम काटी, एक ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस है कि इसके बाद इस एपिसोड को कंटिन्यू करना जो है ज़रा मुश्किल है। थोड़ा सा अगर हम इमोशंस को कंट्रोल करने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, हम कुल्ली गाह से अपना सफ़र आगे की तरफ जारी रखेंगे। एक्सप्रेस और जी अब आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी समाजी कारकुन से जिनकी फलाही खिदमत और इंसानियत दोस्ती को पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान की होनहार तालिबा और कम उम्र समाजी कारकुन अलीना असर को बैंकॉक में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर तमाम मुनक़िदा तकरीब के दौरान ग्लोबल एडवोकेट ऑफ पीस अवार्ड से नवाजा गया है। ये एजाज़ नहीं, आलमी तंजीम वॉइस फॉर राइट्स की जानिब से उनकी गैर मामूली समाजी खिदमत और पिसे हुए तबकात की जो आवाज़ बनने के अज़्म के एतराफ़ में उन्हें ये दिया गया है। अलीना असर ने महज 11 साल की उम्र में फलाही खिदमत का आगाज़ किया। वो आसरा पाकिस्तान और आसरा तुर्की की बानी है। ये तंजीमें झोंपड़ियों और कच्ची आबादियों में मुकीम ख़वातीन की मदद करती हैं। स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर तालीम के फ़रोग, गरीब ख़ानदानों और पसमानदा इलाकों के लिए फ़ंड्स जमा करने और बुजुर्ग शहरियों और इस्तांबुल में मुकीम जो शामी महाजरीन के ख़ानदान हैं उनकी मुआवनत जैसे अहम काम सर अंजाम दे रही हैं। अलीना को उनके सरंगेज़ खिदमत के सिले में 2019 में मारूफ लेडी डियाना अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जबकि उन्हें ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और लिटिल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 25 अंडर 25 की फहरिस्त में भी शामिल किया गया है। और वो इस्तांबुल बेल्गी यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। अलीना हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल अलीना, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। अलीना, कॉन्ग्रेचुलेशंस एक और जो है तमगा अपने साथ जोड़ने के लिए और ये अवार्ड हासिल करने के लिए। आप बताइएगा क्या अच्छा लगा, किस चीज़ को उन्होंने निशानदेही करके आपको ये अवार्ड दिया है? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मुझे जो अवार्ड अभी यूएन के अंदर ग्लोबल एडवोकेट ऑफ पीस का मिला है वो मेरे एडवोकेसी वर्क और सोशल वर्क दोनों से रिलेटेड मुझे मिला है। बिकॉज मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर टर्की के अंदर भी जो अपना काम है वो कर रही हूँ। एंड उसके अलावा जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स दुनिया के अंदर होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो और उनके लिए यू ट्राई टू रेज योर वॉइस। सो आई हैव बीन एक्टिवली डूइंग दैट एंड आई बिलीव दैट सोशल मीडिया के पास इस वक्त बहुत पावर है। अगर हम उसको सही से यूटिलाइज करें तो ना सिर्फ हमारे मुल्क और कम्युनिटी बल्कि इन द वाइडर वर्ल्ड हम लोग एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो मुझे ये टाइटल भी मिला है। ज़बरदस्त। अच्छा अलीना, अब महज 11 बरस की उम्र से आपने ये काम करना शुरू कर दिया, मतलब आप तब क्लियर हो चुका था आपको कि आपने इंसानियत की खिदमत करनी है और इस तरीके से यही काम करने हैं? किस चीज़ ने आपको उस वक्त मोटिवेट किया जो आप इस तरफ आई? ऑनेस्टली स्पीकिंग जो भी मेरा काम था वो कभी भी मैंने सोच कर नहीं किया था। जैसे मैं 11 साल की थी कि मैं काम करूंगी। जब 2010 में फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में और मैंने अपना काम तब पहली दफ़ा स्कूल के ज़रिए किया था, तो उस वक्त मुझे बस ये काम करके बहुत अच्छा लगा था। मैं शौक के तौर पे काम करती थी। फिर स्कूल में मैं हेड करती थी इवेंट्स को, मैं स्कूल में अपने हेड बनी थी। फिर मैंने उसके बाद मेरे बाबा की डेथ हो गई थी 2016 के अंदर, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा इस काम के टुवर्ड्स मूव हो गई थी। बिकॉज आपको पता है कि इमोशनली इंसान जिन भी चीज़ों से गुजरता है उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही ये चीज़ थी जो बहुत सुकून देती थी काम करके। तो बस वो होते होते आज जहाँ पर है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन बन गए, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो गए पाकिस्तान में, टर्की में जो ऑन गोइंग हैं, अभी और भी जो आने वाले हैं उन पे मैं काम कर रही हूँ। तो बस इसी तरह शौक के थ्रू होते होते एक वो प्रोफेशनल वे के अंदर करियर की तरफ आ गया। राइट, तो ये तो अलीना आपकी स्टोरी हो गई जिसकी वजह से आप इन कामों की जानिब राग़िब हुई हैं। लेकिन ग्लोबल पीस की बात हो गई, उस पर आपको अवार्ड मिल गया, फिर डियाना अवार्ड से आपको नवाजा गया, फिर 25 अंडर 25 में आप आ गई। तो इतने सारे अवार्ड्स आप इकट्ठे करती चली जा रही हैं, इतने सारे टाइटल्स इकट्ठे करती चली जा रही हैं, आप करना क्या चाह रही हैं आगे मुस्तकबिल में, क्या करेंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक कि मैं ऐसे सोचती हूँ कि आपका जितना भी फोकस है वो अपने काम के ऊपर होना चाहिए। रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन मैं इनके बारे में उस तरह से ज़्यादा नहीं
सोचना चाहती, बिकॉज आई थिंक उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचो तो कहीं ना कहीं काम से थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी मुझे कोई भी अवार्ड मिलता है तो वहाँ पर ये बात नहीं आती कि अलीना को अवार्ड मिला है, बल्कि ये कि एक पाकिस्तानी लड़की को अवार्ड मिला है। एंड अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने से बड़ी बात मेरे लिए कोई भी नहीं है। एंड रिसेंटली जो सारा कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चल रहा है, हमारा एक पाकिस्तान का बहुत फेक इमेज क्रिएट हुआ है दुनिया में कि हम एक ऐसी नेशन है जो पीस नहीं चाहते। तो उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर आफ्टर द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट दे वर नेमिंग मी द ग्लोबल एडवोकेट ऑफ पीस। एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू से दिस clearly out there कि I am the global advocate of peace because I belong to a nation who encourages peace and who wants peace in the world. ज़बरदस्त अलीना, और हमें भी बड़ा फ़ख्र है आप जैसे ही लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल इस तरह की जगहों पर, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आप प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर रही थी, तो आसरा पाकिस्तान और आसरा तुर्की के भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रा हमें बताएं, और फ्यूचर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं और उन पर आपने काम करना है। मैम, जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके अंदर तो बहुत इस तरह की कुछ, पहले मैंने एक ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम अडॉप्ट किया हुआ था, बट अब आई एम वर्किंग टुवर्ड्स कि मैं किस तरह का घर बनाऊं जिसका नाम होगा घर बाय आसरा। वहाँ पर जो यतीम बच्चे हैं वो रहें, और जो बुजुर्ग ओल्ड एज सिटीजन्स होते हैं जिनके पास कोई घर नहीं होता वो इकट्ठे रहें, कि उनके जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनके पास बच्चे होंगे, और जिनके पास बड़ों का साया नहीं उनके पास अपने बड़े होंगे। एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस राइट नाउ, एंड मैं इसकी पहली ब्रांच लाहौर के अंदर बनाना चाहती हूँ। एंड उसके अलावा लाइक बहुत से सफ़ेद पोश घराने हैं जिनके मंथली जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर किए हैं। एक ट्रांसजेंडर ग्रुप है जो अब किसी भी और मीन्स से अर्निंग नहीं करता, तो उनके लिए मैंने एक बिजनेस सेटअप किया है लाहौर के अंदर, जिसमें वो टेलरिंग, पर्स्यूइंग, सिलाई बुनाई का काम करके अपने लिए महाना जो है वो इमदाद जो है वो कमाते हैं। एंड उसके अलावा लाइक एक शांति टाउन और स्लम एरियाज जो हैं लाइक साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ही 70% जो औरतें लड़कियां होती हैं वो अपने मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है वो सैंड और नैपकिन के बजाय इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत ख़राब होती है। तो मैं स्लम्स के अंदर सेमिनार्स कराती हूँ 2018 से, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पहला प्रोजेक्ट था आसरा पाकिस्तान का। एंड इसके अंदर उनको मंथली सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं और उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलती है कि उनकी हेल्थ क्यों ज़रूरी है, उनको कौन सी चीज़ क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए। और उसके अलावा स्लम्स के अंदर जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके लिए भी, उनकी एम्पावरमेंट के लिए मैं काम करती हूँ, इनकी एम्प्लॉयमेंट और फंड रेजिंग वगैरह। जिस तरह आपको पता है कि स्लम्स में जो लोग रह रहे होते हैं उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, सर्दियों से पहले, गर्मियों से पहले, अगर उनका कोई भी त्यौहार है उससे पहले, तो आई ट्राई कि मैं उनको जाकर चीज़ें दूँ जो कि नेसेसरी होती हैं। एंड बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स और सफ़ेद पोश घराने होते हैं जो कि किसी से मांगते नहीं है, लेकिन वहाँ पे फंड रेजिंग उनके लिए करती हूँ जब कोई व्हील चेयर्स चाहिए होती हैं, मेडिसिन चाहिए होती हैं। और ये आसरा पाकिस्तान है, और आसरा टर्की के अंदर जो सीरियन रिफ्यूजीज हैं यहाँ पर उनकी कुछ फैमिलीज इस तरह की हैं जो मोस्टली बेगिंग वगैरह करती हैं, तो मंथली जो है मैं उनके लिए फंड रेज करके उनमें राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। राइट। तो ज़बरदस्त, आप एक अच्छी सोशल वर्कर ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ आप एक अच्छी ओरेटर भी हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके थॉट प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं, ये बताइएगा कि आप किस तरह से चूज़ करती हैं कि आपको किस मुद्दे पर काम करना है अभी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक साथ डील कर रहे हैं कि ख़वातीन के लिए काम करना है, ख़ानदानों के लिए काम करना है, जो शामी मुहाजिरीन मौजूद हैं तुर्की में उनके लिए आप काम कर रही थी, तो किस तरह से चूज़ करती हैं, पिक एंड चूज़ कैसे करती हैं? सर, इसके अंदर एक बहुत बड़ा पॉइंट तो ये है कि अब आप देखिए जैसे एक तरफ आसरा पाकिस्तान एंड सेकेंडली ऑन द अदर हैंड इट्स आसरा टर्की, तो जो डिफरेंट कंट्रीज और कम्युनिटीज होती हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट इश्यूज रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती है। जो काम मैं पाकिस्तान में कर सकती हूँ वो टर्की में नहीं ज़रूरत है उसकी, टर्की में लोगों को। सो इसके लिए सबसे पहले तो लाइक ये चीज़ है कि आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है कि जो भी इश्यूज हैं वो क्यों हैं, वो किधर से ओरिजिनेट होते हैं, उनको आप किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हो, उनकी फंड रेजिंग कैसे हो सकती है, फिर आपको डोनर्स ढूंढने होते हैं और फिर जाके आप उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हो। एंड एज आई टोल्ड यू कि मैं 11 साल की थी जब से मैं काम कर रही थी पाकिस्तान में, तो मैं बहुत छोटी सी एज में बहुत ज़्यादा एक्सपोज थी स्लम्स में रहने वाले लोगों के साथ, ओल्ड एज सिटीजन्स के साथ, ऑर्फन्स के साथ। तो मैं जब भी उनसे जाके मिलती थी, उनके पास बैठती थी, मैं देखती थी कि हमारे पास इतनी लग्जरीज होती हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने आप से खुश नहीं होते। लेकिन उनके पास आप बस जाके बैठ जाते हैं और वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई उनको थोड़ा सा थोड़ा सा उनको अटेंशन दे रहा है, उनको प्यार। तो इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा उनके क्लोज हो गई थी।
कि अगर मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनके लिए मैं काम करूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त अलीना, थैंक यू सो मच। अलीना अजहर हमारे साथ मौजूद थी और जो कामों की फहरिस्त उन्होंने अपनी सुनाई है, जो वो कर रही हैं और जो उनके आगे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में पूछ रही हैं कि उन्होंने ऐसा करना, उन पर काम करी हैं, उसके बाद वाकई ये लगता है कि सही हकदार ग्लोबल एडवोकेट ऑफ पीस अवार्ड की वही बनती हैं जिस तरह से वो इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। अलीना, थैंक यू वंस अगेन। इसी के साथ हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। बड़ी ही खुशाइंद एक एहसन इकदाम है इस्लामाबाद पुलिस का जिसके हवाले से अभी हम बात करने लगे हैं। बीइंग ए फीमेल मैं ये समझती हूँ कि बड़ा ज़रूरी था और ये इस्लामाबाद के साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में भी होना चाहिए। और वो ये कि जब ख़वातीन अकेले ट्रैवल करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी महसूस करती हैं और ख़ासतौर पर जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज हैं जब इनका इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें और भी उनके खदशात जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अब जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने शहरियों की खासतौर पर ख़वातीन की सेफ्टी के लिए एक ऐप मुतारिफ करवा दी है और राइड बुक करवाते वक्त जो बुक होने वाली टैक्सी है उस पर एक QR कोड जो है वो लगा होगा और जब QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि ये ऐप जो है इस्लामाबाद पुलिस की जो टैक्सी वेरिफिकेशन ऐप है वो उसके साथ आपको पता भी चल जाएगा कि ये जो टैक्सी है ये उसके साथ रजिस्टर्ड है भी या नहीं, और अगर तो वो रजिस्टर्ड है उस QR कोड के तहत तो आपका डेटा जो है वो डायरेक्ट चला जाएगा इस्लामाबाद पुलिस के पास और फिर जो ट्रैकर है उसके थ्रू ट्रैक भी किया जा सकता है कि जो टैक्सी है वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। इंतहाई एक्शन इकदाम है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाकिर हुसैन दावर साहब ने, DG इस्लामाबाद है। मजीद उन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया DG साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो शाकिर साहब सबसे पहले ये बताइएगा कि वजह क्या बनी इस ऐप को डेवलप करने की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आसानी तो पैदा की जा रही है लेकिन इसके साथ साथ क्या अहदाफ थे जो इस ऐप के जरिए पूरे करने थे? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वजह तो ये थी कि जैसे कि आपने स्टार्ट में बताया कि इनसिक्योरिटी की एक फीलिंग थी खासकर फीमेल कम्यूटर्स के अंदर जब वो ऑनलाइन टैक्सी बुक करवाते थे और स्पेशली हमारा वो तबका जो स्टूडेंट तबका है जिसमें कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स खासकर फीमेल स्टूडेंट्स और वर्किंग लेडीज़, उनके लिए ये एक सहूलत हमने दी है। ये एक फीलिंग थी इनसिक्योरिटी की और अक्सर बेशतर जो है वो वारदातें भी हो जाती होती थी। हैरेसमेंट के कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं, किडनैपिंग के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसके अलावा टैक्सीज जो ऑनलाइन टैक्सीज हैं ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातों में इस्तेमाल हुई हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए और एक सेफ्टी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमने ये एक अपना इन हाउस जो है एक ऐप डेवलप किया है सेफ सिटी इस्लामाबाद ने, जिसमें हमने तमाम जो टैक्सीज है उसको रजिस्टर, अभी तक सिर्फ 2000 के करीब रजिस्टर हो चुके हैं, बाकी इसका प्रोसेस स्टार्ट है। जैसे कि आपने स्टार्ट में बताया कि QR कोड हम इशू कर रहे हैं तमाम टैक्सीज के, हर टैक्सी के अगेंस्ट एक यूनिक QR कोड है जो कि उनके विंड स्क्रीन पे या साइड स्क्रीन पे चिपका होता है। राइट। और आप ये जो ऐप है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं अपना इस्लामाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट से और एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपका ID लॉगिन बन जाता है और आप फिर उसको QR कोड को अपने उस ऐप से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके दो मकासद थे और दो फायदे हैं जो हम हासिल करना चाह रहे थे। वो एक तो ये है कि जैसे ही आप इसको स्कैन करते हैं तो वो जो सफ़र करने वाला है जो भी है उसको ये तसल्ली हो जाती है कि मैं एक रजिस्टर्ड टैक्सी में सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उस टैक्सी के मुतालिक जितनी भी डिटेल्स हैं टैक्सी के मुतालिक और टैक्सी का जो ड्राइवर है उसके बारे में उनको पता चल जाता है कि ये कौन है जिसके साथ मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और दूसरा फायदा इसका ये है कि इसमें SOS बटन भी दिया गया है। इस ऐप के अंदर ही आपको ऐसा कोई SOS इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम दिया गया है कि सिर्फ एनी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई भी खतरा अगर आप फील करें सफर के दौरान तो आप सिंपल वो जो SOS बटन है उस प्रेस करें और उसे प्रेस करने से जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है सेफ सिटी का, वहां पे
24 घंटे इसको मॉनिटर करने के लिए बंदे बैठे हैं। वहां पे अलर्ट जनरेट होता है और अलर्ट जैसे ही जनरेट होता है वो कॉल बैक करते हैं उसी नंबर पे और उसका नंबर भी आ जाता है जो अलर्ट जनरेट करने वाला बंदा है और उसकी लोकेशन भी उनके पास आ जाती है। तो पुलिस को ये सहूलत है कि उनको पता चल जाता है कि somebody is in distress, तो वहां पे रिस्पॉन्ड करने में बड़ा आसानी होती है क्योंकि कांटेक्ट नंबर भी आ जाता है और बिल्कुल ठीक। शाकिर साहब, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल आपसे ये है कि वैसे भी अगर हम जब ऑनलाइन जो टैक्सी सर्विस है कोई भी वो यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ा मसला यही होता है, एक तो स्कैमिंग बहुत है और दूसरा ये कि राइडर्स जो हैं वो अक्सर जो है वो कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं राइड ख़त्म होने के बाद या मैसेजेस या कुछ इस तरीके से। तो हमारा सवाल ज़हन में ये आता है कि जब डेटा हमारा पुलिस तक भी जा रहा है तो ये डेटा सिक्योर कैसे है फिर? डेटा देखें जी, डेटा तो बिल्कुल सिक्योर है। पुलिस के पास जो भी डेटा होता है, इसके अलावा भी पुलिस के पास काफी सारा डेटा होता है, क्रिमिनल डेटा होता है, लोगों के पर्सनल जो सिक्योरिटी होते हैं, मुलाजमीन को टेनेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, होटल आई का डेटा होता है हमारे पास, जितने हमारे यहाँ पे सफर करने वाले होते हैं या होटल में ठहरते हैं, डेटा तो सबका होता है। और पुलिस के पास इसके अलावा भी बहुत सारा डेटा है जो सिक्योर होता है और एक पब्लिक अमानत है ये जो कि पुलिस के पास होती है और इस डेटा को भी सिक्योर करने के लिए प्रॉपर इंतजाम किया गया है और ये एक जिम्मेदार तरीके से इस डेटा को हैंडल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और सर हम चाहेंगे कि एक बार जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको इस ऐप का आप नाम दोबारा से बता दें और इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल तो आप बिल्कुल क्लियरली बता ही चुके हैं। ये जो ऐप है ये TVS के नाम से है, टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम, और इस वक्त ये इस्लामाबाद पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। बहुत जल्दी हम इसको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर भी लॉन्च कर रहे हैं जहां से आपको डाउनलोड करने में मुझे आसानी होगी। शाकिर साहब, ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या ये ड्राइवर को भी महफूज बनाने के लिए, क्योंकि हमने कई वारदातों में देखा है कि ड्राइवर उसमें मुतासर होता है और हमने कई वारदातों में देखा है तो जान से भी गए हैं ड्राइवर्स, तो अभी आप जो ये ऐप बना रहे हैं ये ड्राइवर्स के लिए भी है? जी बिल्कुल, ये बोथ वे है। ये तो देखो जिसने भी वो ऐप डाउनलोड किया है वो उस ऐप के जरिए एक मैसेज जनरेट कर सकता है, बेशक वो टैक्सी में हो या अभी टैक्सी में ना बैठा हो, वैसे रूटीन में भी वो SOS जनरेट किया जा सकता है। अच्छा। तो वो एक समझे एक जो 15 का हमारा निज़ाम है पुलिस रेस्क्यू का, जिसमें आप कॉल करते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ये एक 15 सिस्टम भी है जिसमें आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करने की जरूरत होती है और आप कहीं पे भी है, किसी भी इमरजेंसी में है। प्राइमरीली जाहिर है ये टैक्सी में सफर करने वालों के लिए है, लेकिन जब आप ये डाउनलोड करते हैं और आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं वो पैनिक बटन आप बिल्कुल दबा सकते हैं। अच्छा शाकिर साहब, ये भी बताएं कि QR कोड अगर किसी गाड़ी को ना लगाओ तो क्या उसमें बैठना महफूज होगा फिर? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसको पार्ट टाइम करते हैं और वो ये बताना नहीं चाहते हैं कि ये गाड़ी जो है वो टैक्सी सर्विस के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। देखिए जी, हमने तो कोशिश यही की है कि जितने भी टैक्सीज हैं उस सबको रजिस्टर करवाएं। अभी फिलहाल हम सिर्फ 2000 टैक्सीज रजिस्टर कर चुके हैं इस्लामाबाद में और टैक्सीज की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रोसेस में है कि करें, 100% तो शायद ये कभी भी अचीव नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि कुछ बहुत सारे प्राइवेट लोग जो है पार्ट टाइम जॉब के तौर पे अपनी ही गाड़ियों को टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राइमरीली हमारा जो टारगेट एरिया है वो ये जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं ऑनलाइन टैक्सी फैसिलिटी की, जिसमें ये ड्राइव है, यंगो है, इस तरह की बाइकिया को भी हम इस नेट में लेके आ रहे हैं, तो मोटरसाइकिल्स के ऊपर कर रहे हैं। तो अगर हम ये सारे के सारे करने में कामयाब होते हैं तो ऑलमोस्ट 80% तो हमारा ये नेट जो है वो कवर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया शाकिर हुसैन दावर साहब। और बिल्कुल ये एक ऐसा इक़दाम है इस्लामाबाद पुलिस का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास तौर पे, और जिस तरीके बता रहे हैं कि जो TVS ऐप है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप भी कोशिश कीजिए कि उन्हीं गाड़ियों में ट्रैवल कीजिए, उन्हीं ड्राइवर्स के साथ ट्रैवल कीजिए जो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड है इस ऐप के थ्रू, ताकि फ्यूचर में आपको भी मुश्किलात का सामना कम करना पड़े और ये डेफिनेटली ड्राइवर हजरात के लिए भी सेफ है। अगर कोई भी आपको तंग करता है या फिर कोई वारदात का आपको शुबा होता है तो एक SOS बटन है वो आप प्रेस
SMS करेंगे, उसके बाद वो सारा डेटा जो है वो इस्लामाबाद पुलिस तक शेयर हो जाएगा और वो भी आपकी लोकेशन ट्रैक करके आप तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही हम ब्रेक पर जाएंगे जी, आप कहीं मत जाएगा। शो के आखिर में क्रिकेट की बात करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज खेलने के लिए 16 जुलाई को बांग्लादेश जाएगी और सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को ढाका के शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच 22 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि सीरीज का जो तीसरा और आखिरी मैच है वो 24 जुलाई को ढाका में खेला जाएगा। और ये भी वाज़ेह है कि दोनों टीमों ने हाल ही में लाहौर के गजाफी स्टेडियम में 3 मैचों की T20 सीरीज खेली थी। वो मध्य मुकाबलाएं थी जहां ग्रीन शर्ट्स ने क्लीन स्वीप किया था और कबल अजी खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज बोर्ड में सीरीज के मामलात को तय करने के लिए भी बातचीत जारी है। जी हां, और पीसीबी ने क्रिकेट वेस्ट इंडीज को वनडे मैचेस की सीरीज T20 में तब्दील करने की तजवीज़ भी पेश कर रखी है और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान शेड्यूल्ड सीरीज में 3 T20 अमेरिका जबकि 3 वनडे मैचेस वेस्ट इंडीज में खेले जाने हैं। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के बायस वनडे की बजाय अपना फोकस T20 फॉर्मेट तक महदूद रखना चाहता है और क्रिकेट के लिहाज से खबर थी, हमने जो आपके साथ शेयर कर ली है। इसके साथ साथ जनाब आज दुनिया भर में इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग का दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तानी नौजवानों की बात करें तो उनमें मुल्क में मनशियात का बढ़ता रुझान और जो गैर कानूनी तौर पर दियारे गैर का सफर है वो संगीन हादसों की शक्ल में सामने आ रहा है, जिसका सदेबाब नागुज़ीर है और वक्त की अहम जरूरत है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 67 लाख अफराद मुख्तलिफ इकसाम की मनशियात का इस्तेमाल करते हैं और माशरे को खोखला करने वाले इस इफरीत का दायरा अगली जो नस्लें हैं वहाँ भी ट्रांसफर हो रहा है और गली मोहल्लों से निकलकर तालीमी इदारों तक अब ये पहुंच चुका है। इस लानत से 15 से 25 साल की उम्र के जो नौजवान हैं वो सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं और एक तरफ मंशियात के सौदागर मुआशरे की इस जहर कातिल के फैलाव के लिए नित नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको यूनिवर्सिटीज में इसका फैलाव तेजी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं बैक वक्त जमीनी, फजाई और समंदरी रास्तों की कड़ी निगरानी के जरिए मंशियात की जो भारी मिकदार है उसको कब्जे में लेकर नजर आतिश करते हैं और इसकी वजह से सक्सेसफुल कार्रवाइयां होती हैं क्योंकि वो बॉर्डर्स पर होते हैं और ऐसी जो भी मंशियात बॉर्डर में दाखिल हो रही होती हैं उनको कब्जे में ले लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और यूनिवर्सिटीज में भी ये दायरा वसी होना चाहिए जहां पर इस पर काबू पाया जा सके। जी हाँ बिल्कुल। और जनाब अभी वक्त तो आपसे इजाजत ले लेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, वो ये है कि बारिश हो रही है, मौसम बड़ा खुशगवार है, इसको घर में रहकर एंजॉय करें, बिला जरूरत अपने घरों से बाहर ना निकले। और क्योंकि सड़कों पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर होती है, चाहे जिस तरह का भी मौसम हो। बारिश का खास तौर पर जब मौसम आता है तो इसमें मसाइल जो है वो पेश आते हैं, तो इसमें आपने बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना है। अपना ख्याल रखें और एंजॉय करें इस वेदर को। आपसे मुलाकात कल होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।